हेलो डियर स्टूडेंट्स। आपका फिर से स्वागत है सोनी विज्ञान एकेडमी पे। कल अपन ने सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था 5-6 मिनट का। आज अपन उस सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ने का मतलब स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने पढ़ा कि सिलेबस में अपने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टेट वाला पार्ट है। तो आज अपन बात करेंगे उसी इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में। इलेक्ट्रोस्टेट का जनरेशन कहाँ से हुआ वो देखते हैं। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अपन ने पढ़ा कि दो मासिव पार्टिकल जब इंटरेक्शन करते हैं तब उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। दो मासिव पार्टिकल जब इंटरेक्शन करते हैं तब उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अपन ने कोई भी मासिव पार्टिकल लिए, ये दो लिए, इनके बीच में अट्रैक्शन देखा, ये लिया, इसके बीच में अट्रैक्शन देखा। बहुत सारे मासिव पार्टिकल लेंगे और जिसका सबसे बड़ी एग्जांपल है ग्रेविटी का, कि अपन ने किसी भी चीज को नीचे छोड़ा, वो अर्थ पे गया तुरंत की तुरंत। ग्रेविटी ने, अर्थ ने क्या किया, उसको अट्रैक्ट किया। इसको छोड़ा, उसको भी अट्रैक्ट किया। छोटे से पार्टिकल को छोड़ेंगे, वो भी अट्रैक्ट हो रहा है। बड़े से पार्टिकल को छोड़ेंगे, वो भी अट्रैक्ट। लाइट पार्टिकल को छोड़ेंगे, वो भी क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। जैसे अब देखो, मैंने क्या किया, इस मार्कर को इससे टच किया, बट ग्रेविटी ने क्या कर लिया, उसको अट्रैक्ट। तुरंत कहां चला गया, वो नीचे। इंक मतलब इसमें से मैं निकाल के क्या करता हूं कि छोड़ता हूं, तो इंक की जो एक एक बूंद है, मतलब इंक का एक एक पार्टिकल, वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन यहां पे बेटा मैं देखो क्या कर रहा हूं कि इस इंक को यहां पे रब कर दिया मैंने। इस इंक को मैंने क्या कर दिया, यहां पे रब कर दिया, यहां पे रब कर दिया, यहां पे। तो सारे पार्टिकल्स जो थे इंक के, वो सारे पार्टिकल्स क्या हो गए, इसके चिपक गए। आ गई मेरी बात समझ में। लेकिन मैं इस पूरे मार्कर को इसके ऊपर रब करता हूं, मार्कर तो नीचे आ गया तुरंत की तुरंत, इस पर नहीं चिपका। तो इंक के पार्टिकल यहां चिपकने की जगह कहां जाने चाहिए थे, अर्थ की ग्रेविटी के ऊपर, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन इंटरेक्शन, कि दो मासिव पार्टिकल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, बट देयर इज ए अनदर इंटरेक्शन बिटवीन बोर्ड एंड इंक पार्टिकल्स। इस इंटरेक्शन को अपन पढ़ेंगे कहां पे, कि इस नेक्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने जब इंक के पार्टिकल को इसके ऊपर रब किया, तो इनके बीच में एक फोर्स लगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोला मैंने, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन की वजह से इस बोर्ड के ऊपर ये इंक के पार्टिकल क्या हो गए, चिपक गए। ये इंक के पार्टिकल क्या हो गए, चिपक गए। इसका मतलब मेरे पास में एक फोर्स जो मैंने 11th क्लास में पढ़ा था, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो, ये फ्रिक्शन किस किस के बीच में हुआ, इंक पार्टिकल और इस बोर्ड के बीच में, इंक पार्टिकल और इस बोर्ड के बीच में। फिर अपन फर्दर इनकी स्टडीज करते गए लगातार, अपन ने मतलब और भी आगे पढ़ा। तो साइंटिस्ट ने, मतलब जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने मैं बताया कि जैसे ही अपन किसी चीज को रब करते हैं, जैसे ही अपन किसी भी मतलब एलिमेंट को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उस पे एक स्पेशल क्वालिटी आ जाती है। उस पे मतलब एक अपन कहें तो जादू सा उत्पन्न हो जाता है। कि जैसे मान लो इसको मैंने क्या किया, रब किया, और रब करने के बाद में बिल्कुल लाइट पार्टिकल्स, जैसे कि बिल्कुल छोटे छोटे कागज के टुकड़े, उनके मैं पास में लेके गया, तो वो कागज के टुकड़े क्या हो गए, इस पे चिपकने लग गए। मतलब ग्रेविटी को छोड़ के वो कागज के टुकड़े कहां हो गए, इसके ऊपर चिपकने लग गए। ये एक्सपेरिमेंट तुम घर पे भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये जो इंटरेक्शन थी, ये ग्रेविटेशन इंटरेक्शन से कहीं ना कहीं भारी पड़ रही थी। इसका मतलब इस मार्कर को रब करने से इस पे कोई जादू सा पैदा हो गया। तो रब करने से, जैसे ही मैंने मतलब मार्कर को फ्रिक्शन किया किसी भी सिल्क से, या मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे, तो जैसे ही अपन ने फ्रिक्शन किया, तो इस पे एक स्पेशल क्वालिटी पैदा हो गई। उस स्पेशल क्वालिटी को मार्कर, उसको क्या बोलेंगे अपन, चार्ज। और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उसको अपन बोलेंगे, इस फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उसको अपन बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। आ गई बात समझ में। अब देखो,
इस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसके ऊपर जनरेट हुई? इस मार्कर पे, या अपन कोई भी एलिमेंट कहें कि इसको अपन ने किसी भी चीज से रब किया तो इस पे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, जिसने क्या किया? उस पार्टिकल को अट्रैक्ट किया। जिसने क्या किया? उस पार्टिकल को अट्रैक्ट किया। ये इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से जनरेट हुई, उस वजह को जानना क्या हो गया अपने लिए? बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, तो इसका रीजन अपन ने क्या दिया है? इसका रीजन देखो, अपन पढ़ेंगे। अपन ने बताया कि मार्क मतलब किसी भी एलिमेंट को अपन ने रब किया, रब करने के बाद वो लाइट पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब रब करने के बाद उस पार्टिकल या मतलब जिस भी एलिमेंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। उस इलेक्ट्रिसिटी की जो वजह थी उसको बेटा अपन ने नाम दिया चार्ज। क्या नाम दिया? चार्ज। कि चार्ज इसके ऊपर जनरेट हुआ, इस पे मतलब कुछ ऐसा जनरेट हुआ जिसकी वजह से इसमें क्या क्या हो गई? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस चार्ज के बारे में अपन स्टडी करेंगे फर्दर। तो अपन ने क्या किया? एक प्लास्टिक की रोड ली और एक मैं मान लेता हूं ग्लास स्लैब ली। इन दोनों को अपन ने क्या किया? इस ग्लास स्लैब को मैंने सिल्क के कपड़े से क्या किया? रब किया। मतलब यहां एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि यहां एक ग्लास स्लैब ली जिसको सिल्क से मैंने क्या किया? रब किया। रब विद सिल्क। ठीक है, और अपन यहां क्या करते हैं? एक प्लास्टिक की रोड लेते हैं, प्लास्टिक रोड, और ये अपन ने ली ग्लास स्लैब रोड या ग्लास रोड अपन मान लेते हैं। बिल्कुल लाइट लाइट। दोनों को अपन ने क्या किया? रब किया। इसको रब किया मैंने सिल्क के साथ में, और इसको रब किया मैंने मान लो किसी वूल या वुलन कपड़े के साथ में। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि मैंने इसको रब किया और फिर मैंने लाइट पार्टिकल्स को, जैसे मैंने इसको रब किया और क्या किया? लाइट पार्टिकल्स को मतलब ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो लाइट पार्टिकल्स इससे क्या हो गए? चिपक गए। आ गई बात समझ में? लेकिन फिर मैंने क्या किया? प्लास्टिक को भी वुलन से रब किया, उस पर भी क्या हो गए? वो लाइट पार्टिकल्स, कुछ लाइट पार्टिकल्स क्या हो गए? चिपक गए। तो इसका मतलब इसमें कोई ताकत आ गई और इसमें भी क्या हो गई? कोई ना कोई ताकत आ गई, जिसको अपन ने क्या बताया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, या इस पे अपन ऐसे कहें कि इस पे चार्ज जनरेट हो गया। फिर मैंने क्या किया कि ये मास है, ये भी मास है, दोनों क्या करता हूं मैं? दोनों को एक साथ जोड़ देता हूं। जैसे अपन मान ले कि किसी कार्ट को खींचना है, इसको किसी एक आदमी ने खींचा, मान लो यहां तक डिस्प्लेस्ड करने में उसको कुछ पावर लगानी पड़ी। फिर मैं कहूं कि इसको दो आदमियों ने खींचा, तो उनको पावर क्या हो जाएगी? इनके अंदर डिवाइडेड हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो पावर क्या हो गई? इसको खींचने के लिए पावर क्या हो गई? दो इंसान की डबल हो गई। तो मैंने भी क्या किया कि ये इलेक्ट्रिसिटी, ये देखते हैं इसकी पावर अब डबल हो जानी चाहिए, और मैंने क्या किया? उन लाइट पार्टिकल्स को उठाने की कोशिश की। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो देखो, दो चीजें अपन ने पढ़ी। एक अपन ने रब फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन करने की वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, और फिर अपन ने क्या किया? उसको अट्रैक्ट कराने की कोशिश की, क्योंकि अपन ने ग्रेविटेशन में यही पढ़ा था कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। अब अपने पास में क्या आ गई? नई चीज। ठीक है, अब देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो ग्लास स्लैब थी रब की हुई, इसको मैं क्या करता हूं? दूसरी ग्लास स्लैब के साथ में के पास में लेके जाता हूं। दूसरी ग्लास स्लैब के पास में लेके गया, मतलब किसी धागे से मैंने बांधा और दूसरी ग्लास स्लैब के पास में लेके गया। दोनों को इक्वली अपन ने क्या किया? सिल्क से रब किया था। दोनों को जैसे मैं पास में लेके जाता हूं, दे रिपेल ईच अदर। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर भगाते हैं। एक कंडीशन आ गई कि जब मैं सेम, या मैं कहूं
कि like rods repel each other. ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया कि मैंने प्लास्टिक की रोड को वूल से मतलब रब किया और ग्लास स्लैब को सिल्क से रब किया। अब मैं इन दोनों क्या करता हूं, लटका के बिल्कुल पास ले जाने की कोशिश करता हूं। दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। फिर मैंने देखा कि अनलाइक रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जब दो प्लास्टिक्स को मतलब रब किया और दोनों को जोड़ के जब मैं लेके जा रहा हूं, तब तो वो लाइट पार्टिकल्स को उठा रहा है। जब मैं दो ग्लास स्लैब को लेके जा रहा हूं, तब भी वो लाइट पार्टिकल्स को उठा रहा है। लेकिन जब मैं एक प्लास्टिक को और एक ग्लास स्लैब को लेके जा रहा हूं, तब लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब प्लास्टिक प्लास्टिक की पावर डबल हो रही थी। आगे मेरी बात समझ में, ग्लास स्लैब और ग्लास स्लैब की पावर भी डबल हो रही थी, लेकिन प्लास्टिक और ग्लास स्लैब की पावर जीरो हो गई। सिंगुलर अपन मैथमेटिक्स में ले कि मैंने +3 और +3 ऐड किया तो मेरे पास में कितना हो गया, 6, मतलब पावर डबल हो गई। -3 और -3 को ऐड किया तो -6। ये फॉर एग्जाम्पशन दे दिया मैंने कि प्लास्टिक रोड को मैंने -3 दे दिया और ग्लास स्लैब को मैंने +3 दे दिया, ऐसा कुछ। लेकिन जब मैं प्लास्टिक को और ग्लास स्लैब को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरी पावर कितनी हो जाती है, 0। मैथमेटिक्स को फॉलो कर रहा है, मैथमेटिक्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऐसा तो मैथमेटिक्स में होता है कि, तो इसका मतलब अपने को यह पता चल गया कि इसके ऊपर जो चार्ज है, जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो अलग है, और इसके ऊपर जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो चार्ज अलग। ठीक है, तो तीसरी चीज अपन ने क्या पढ़ी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, फिर अपन ने अलग अलग चीजों के साथ में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, उनकी अपन ने क्या करी, एक लिस्ट बनाई कि इसको जब इसके साथ में रब करेंगे तो पॉजिटिव देगा और इसके साथ में क्या देगा, नेगेटिव देगा। ऐसे अपन ने एक लिस्ट बनाई, जबकि बुक्स में भी दी होगी। ठीक है, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर लिया कि कुछ चीजें जो फिक्स कर ली अपन ने, इसको जैसे कि प्लास्टिक को अपन रब करेंगे किसके साथ में, वूल के साथ में, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, और वूल के अपने पास में फिर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ग्लास स्लैब को जब मैं सिल्क के साथ में मतलब रब करता हूं तो इसका मतलब ग्लास स्लैब क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। उसको अपन ने सीक्वेंस वाइज बता दिया कि कुछ चीजें अपने क्या देंगी, पॉजिटिव चार्ज देंगी, और कुछ क्या देंगी, नेगेटिव चार्ज देंगी। पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन ने बताया कि ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह फॉलो कर रहे हैं कि जब अपन दो चार्जेस को ऐड कर रहे हैं तो वो उनकी पावर डबल हो रही है, इवन दे रिपेल ईच अदर। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ फॉलो क्या कर रहे थे कि जब मैं प्लास्टिक और ग्लास स्लैब को साथ में लेके जा रहा हूं तो उनकी जो पावर है, या मैं कहूं कि जो टोटल चार्ज है वो क्या हो रहा है, 0। तो उन्होंने चार्जेस को नाम दिया, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड क्या नाम दिया उन्होंने, नेगेटिव चार्ज। फर्दर अपन ने स्टडीज करी तो फिर अपन ने पाया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे होता है, नेगेटिव चार्ज वो जो इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, वो अपन ने एटम के अंदर सारी चीजें पढ़ी, उसके बाद न्यूक्लियाई के अंदर भी सारी चीजें पढ़ी। लेकिन उन्होंने जो नाम दिया कि चार्ज एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब लाइक रॉड्स रिपेल ईच अदर। तो यहां लाइक रॉड्स की जगह मैं क्या कहूंगा, लाइक चार्जेस। अब मैंने रॉड्स की जगह क्या नाम दे दिया, चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक रॉड्स, इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या दूंगा अब, चार्ज। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड देयर आर
टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अब अपन फर्दर स्टडी करें इन चार्जेस के बारे में। तो देखो, यहां अपन नोटिस करते हैं चार्ज। चार्ज कहां से आ रहा है अपने पास में? फिलहाल तो सर किससे आ रहा है? इस फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन किसका हो रहा है? दो मासिव पार्टिकल्स का। अपन कहीं से बना नहीं रहे कि बाहर से लाके इसको चार्ज दे दिया अपन ने। इनको मैंने रब किया तो मेरे पास में क्या आ गया? चार्ज। इसका मतलब मास के अंदर चार्ज क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। मास के अंदर चार्ज क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब मास की एक प्रॉपर्टी हो गई अपने पास में चार्ज। मास की प्रॉपर्टी क्या हो गई? चार्ज। तो अपन ने इसकी डेफिनेशन लिखी, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ massive particle. Massive particles. Further अपन स्टडीज करी, like proton have mass and positive charge, and electron also have mass and negative charge. और अपने को पता है सारे एलिमेंट्स किससे बने? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से। आ गई बात समझ में? न्यूट्रॉन पे चार्ज, न्यूट्रॉन चार्जलेस है। दोनों पे मास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? मास अलग अलग होता है, बट चार्जेस क्या होते हैं दोनों के ऊपर? सेम। एक पे पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, देन मैं चार्ज को ई से डिनोट कर देता हूं। प्रोटॉन को मैं अगर ई प्लस से डिनोट कर दूं, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ई माइनस से डिनोट कर दूं, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज जो रहेगा दोनों के ऊपर वो सेम रहेगा। उसकी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। आ गई बात समझ में? कूलम इसकी एसआई यूनिट। कूलम क्या है इसकी? एसआई यूनिट। अपन यहां पे लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। 10th क्लास में अपन ने, 11th क्लास में अपन ने पढ़े हैं कि I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। I एम्पियर, Q कूलम चार्ज, और टाइम। ठीक है, तो कूलम की यूनिट जो हो जाएगी अपने पास में, वो हो जाएगी एम्पियर इंटू टाइम। लेकिन यहां पे आई इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट कब पढ़ेंगे वो उसको भी समझना अपने लिए क्या हो गया? जरूरी हो गया। इलेक्ट्रिक करंट देखो, चार्ज जब रेस्ट पे था, कंडीशंस क्या हो गई अपने पास में? एक तो रेस्ट पे, इट मींस वेलोसिटी इक्वल टू 0। ठीक है, मूवमेंट है, मूविंग है, बट वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब नॉन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नहीं है, बट चार्ज इज मूविंग। एक मूविंग है बट वेलोसिटी, या अपन कहें चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस एक्सेलरेटेड मोशन है।
तो जब चार्ज रेस्ट पे, चार्ज जब रेस्ट पे, तो इसको अपन ने नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टेट। क्या नाम दिया है अपन ने? इलेक्ट्रोस्टेट। तो अपन इसको लिख लेते हैं। यहां तक समझ में आया? चार्ज मासिव पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और हर एक मासिव पार्टिकल किससे बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब, और अपन ने पढ़ा चार्ज कितने टाइप के? दो ही टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे वो समझाता हूं, देखो आगे। यहां तक आई बात समझ में? अब देखो, when charge is at rest, पहली कंडीशन क्या थी अपने पास में? तो एक वर्ड जनरेट किया, देखो मैंने, इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट में मैंने क्या बोला कि जब चार्ज रेस्ट पे, तब अपन उसकी स्टडी करेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, चार्ज कैसा बिहेव करता है, क्या क्या जनरेट करता है। वो सारी चीजें अपन कहां पढ़े? इलेक्ट्रोस्टेट में। कब? व्हेन इलेक्ट्रोस्टेट इज स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज when it is at rest, it means velocity equal to 0। आ गई बात समझ में? तो अब तब अपन इसके मतलब इसकी इंटरेक्शन पढ़ेंगे, कि इसके बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। चार्ज के फील्ड के बारे में, चार्ज रेस्ट पे है तो उसके पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन ने। तो ये सब कहां स्टडी करेंगे अपन? इलेक्ट्रोस्टेट में। इलेक्ट्रोस्टेट में अपने को स्टार्ट में पढ़ना पड़ेगा इसके इंटरेक्शंस के बारे में, फोर्स और चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और फील्ड के बाद में पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, फोर्स से फील्ड कैसे जनरेट करेंगे, फील्ड से पोटेंशियल कैसे जनरेट करेंगे, पोटेंशियल से फील्ड कैसे जनरेट करेंगे, ये सारा अपन शुरू के लगभग 10 से 12 लेक्चर के अंदर सारी चीजें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टेट के बारे में। ठीक है, तो अब देखो, देखो अब नेक्स्ट, चार्ज के बारे में देखो अपन ने पढ़ लिया था। चार्ज मास की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दूसरी, चार्जेस दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब अपन स्टडी करते हैं फर्दर। अपन ने वैसे स्टडी कर भी रखी है कि दो अलग अलग एलिमेंट लिए, दोनों अलग अलग एलिमेंट, जैसे जो लाइक चार्जेस थे, जैसे प्लास्टिक रोड थी, वो क्या है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है। ग्लास स्लैब और ग्लास स्लैब दोनों थी, वो भी क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। और जब दोनों को अपन अलग अलग पास में लेके जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस आर, या अपन कहें कि विल बी टू टाइप्स। एक अपने पास में अट्रैक्शन, और दूसरा क्या है अपने पास में? रिपल्शन। दूसरा क्या है अपने पास में? रिपल्शन। ठीक है, अब क्या सिर्फ
फ्रिक्शन ही अपने पास में एक मेथड था चार्ज जनरेट करने का, या फिर कोई और भी ऐसा मेथड था जिससे अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज को जनरेट कर सकते हैं? तो ये एक सोचने वाली बात थी। सोचने वाली बात कैसे आई मेरे पास में, कि मेरे पास में ग्लास स्लैब है, प्लास्टिक रोड। मैं इन दोनों को जब टच नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहां तक लेके आ रहा हूं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, या अलग अलग है, ये प्लास्टिक है ये ग्लास है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। मतलब यहां से अट्रैक्ट कर लिया इन्होंने। जब मैं दोनों को सेम लेके जा रहा हूं, तो ये बिल्कुल इनके जस्ट पास में विदाउट टच एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इट मीन्स कुछ ऐसा जनरेट है जो एक दूसरे को टच होने से पहले ही मतलब क्या कर रहा है, कि रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। आ गई मेरी बात समझ में? इसका मतलब अपने पास में कुछ ऐसा भी है जो ग्रेविटेशनल जो कॉन्सेप्ट था अपने पास में, उससे क्या है, बिल्कुल अलग है। उससे क्या है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन के लिए दोनों पार्टिकल्स का टच होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब अपन समझेंगे इस चीज को कि ये ऐसी क्या चीज जनरेट करता है। तो अपन ने एक मेथड और निकाला कि अगर अपन किसी न्यूट्रल पार्टिकल को क्या चार्ज कर सकते हैं विदाउट रबिंग। किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल को या किसी भी न्यूट्रल मेटल को या किसी भी न्यूट्रल थिंग को अपन क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते। ये अपने दिमाग में सवाल आ गया कि इसका टच करना जरूरी नहीं है। अगर अपन माने कि इसको मैंने टच कर दिया तो मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि चार्जेस इससे इस पे आ गए। जो सीधी सी बात अपन ने फ्रिक्शन से की कि इसके चार्ज मेरे कहां पे आ गए, इसके ऊपर आ गए। लेकिन क्या विदाउट टच, क्योंकि विदाउट टच एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट, और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मेथड मेरे पास में आया जिसको अपन बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड जो है, इंडक्शन का मीन है कि क्या चार्ज, इस पे जो चार्ज है, मैंने इसको रब कर रखा है, इस पे मान लेता हूं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। क्या मैं इसको इसके जस्ट पास में लेके जाऊंगा तो ये यहां से यहां इसके जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एडेड है, तभी तो न्यूट्रल है। ठीक है, इसके जो चार्जेस हैं क्या उनको वो अट्रैक्ट कर पाएगा, तो क्या वो चार्ज इंड्यूस कर पाएगा। दैट इज द मेथड ऑफ इंडक्शन, या अपन कहें कि चार्जिंग बाय इंडक्शन या मेथड ऑफ इंडक्शन। आ गई बात समझ में? मेथड ऑफ इंडक्शन पढ़ने के लिए कौन से पार्टिकल्स, मतलब या कौन सी मेटल्स या कौन सी एलिमेंट्स अपने पास में हैं जो चार्ज को इंडक्ट करेंगे, और कौन से ऐसे हैं जो चार्ज को इंडक्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए अपन ने दो वर्ड डिसाइड कर रखे हैं। फर्स्ट है अपने पास में कंडक्टर, और सेकंड जो है वो इंसुलेटर। फर्स्ट अपन ने क्या वर्ड यूज किया है, कंडक्टर, और दूसरा क्या यूज किया अपन ने, इंसुलेटर। जिसके ऊपर भी अपन कहें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, और इंसुलेटर के लिए कहूं कि देयर इज नो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वर्ड आ गया मेरे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ गया मेरे पास में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से पहले अपन थोड़ा सा एटम के बारे में पढ़ें, न्यूक्लियाई और एटम के बारे में पढ़ें। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी पार्टिकल के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ये थोड़ा सा बेसिक आगे अपन एटम और न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे ये चीजें।
कि इसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और साइकिल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको अपन रब करते हैं उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अगर इसके साइकिल पूरा करने तक इलेक्ट्रॉन्स वहां बाउंड हैं तो इसका मतलब, और रब करने पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे हैं या किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे, दैट मीन्स इट इज इंसुलेटर। और अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी एनर्जी लेके मतलब वो फ्रीली मूव करने लग जाते हैं, दैट मीन्स दैट इज कंडक्टर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि जो मतलब इजीली मूव कर जाए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जैसे कि मान लो शुरू की साइकिल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट साइकिल बन गया इसका, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन हो गए। आ गई मेरी बात समझ में? जिनको अपन फ्रीली मूव नहीं करा सकते वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, और जो थोड़ी सी एनर्जी लेते ही मतलब अपने इस साइकिल को छोड़ देते हैं, या मतलब किसी जैसे मैंने इसको रब किया सिल्क के कपड़े से ग्लास स्लैब को, तो सिल्क के कपड़े के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस पे आ गए, ग्लास स्लैब पे, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वुलन के कपड़े से मैंने प्लास्टिक स्लैब को मतलब रब किया, तो प्लास्टिक स्लैब पे क्या चले, उसके इलेक्ट्रॉन्स कहां पे आ गए, इस पे, इसका मतलब ये कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। आ गई बात समझ में? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इजीली मूव कर रहे हैं दैट इज कंडक्टर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है दैट इज इंसुलेटर। एक दो चीजें और हैं अपने पास में, एक सेमीकंडक्टर और एक क्या है, सुपर कंडक्टर, जो आगे के चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी स्टडी अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन बहुत इजी है सब कुछ। स्टार्टिंग का अगर बेसिक तुम्हारे सारा समझ में आ जाएगा तो फिर आगे का बिल्कुल भी ऐसे लगेगा जैसे ये चुटकियों में चीजें सॉल्व कर दी हैं अपन ने। वो 12th क्लास का जो सिलेबस कर रहे हैं कंप्लीटली, जिनको 12th क्लास की एग्जाम देनी है, या फिर जो बच्चे मतलब आईआईटी या नीट की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अपन क्वेश्चंस भी कराएंगे अलग क्लासेस में। इट मीन्स टू से कि मैं ये सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो अपन नीट और आईआईटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके लिए अपन लाइव क्लासेस लगा लेंगे ताकि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आए। तो देखो, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मेथड ऑफ इंडक्शन। मैंने मान लिया कि ये एक मेटल, ये कोई भी एक मेटल ले लिया जिसको मैंने किसी स्टैंड पे रख रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख रखा है। ठीक है, मेटल्स अपने को पता है कि कंडक्टर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टैप वाटर है वो भी क्या होता है, कंडक्टर। टैप वाटर में क्या होता है, अपने पास में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, या अपन कहें कि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। लेकिन प्योर H2O क्या है, इंसुलेटर है। ह्यूमन बॉडी क्या है, कंडक्टर है। लेकिन प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर। आ गई बात समझ में? तो ये मैंने कोई कंडक्टिंग स्पेयर मान लिया जिसको मैंने किसी इंसुलेटर, ये इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर क्या कर दिया, ठीक है, ये कंडक्टिंग स्पेयर अपने पास में। ठीक है, अब मैं कोई भी एक, ये मैंने ये कोई एक रॉड ले ली जिसपे ऑलरेडी क्या है मेरे पास में, नेगेटिवली चार्ज। ये कैसी है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैं जैसे ही इसको पास में, इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास में लेके जाऊंगा, तो इसके अंदर क्या है मेरे पास में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इट मींस टू से इसके ऊपर दो चार्ज हैं, दो चार्ज, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। दोनों ने क्या कर रखा है, इसको न्यूट्रल कर रखा है। फिलहाल कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल किसकी वजह से, एक पॉजिटिव चार्ज और उतना ही कितना है इसके पास में, एक नेगेटिव चार्ज। दोनों ने ऐड होकर क्या कर लिया, यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज कर रखा है। अब जैसे ही मैं इसके पास में लेके जाता हूं, तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव चार्जेस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और सरफेस की इनसाइड दूसरी साइड मतलब इसके ऊपर क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या अट्रैक्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज। आ गई बात समझ में? अब मैं क्या करता हूं कि ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं इनको मैं जमीन से जोड़ दूं, ग्राउंडेड कर दिया इसको। ठीक है, ग्राउंडेड करने से ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या चले गए, सारे के सारे अर्थ के अंदर चले गए। सारे नेगेटिव चार्ज किसने ले लिए, एब्जॉर्ब किसने कर लिए, अर्थ ने।
जैसे ही मैं इसके ऊपर हटाऊंगा तो ये जो स्पेयर था मेरे पास में, इस पे टोटली कंप्लीट क्या हो जाएगा मेरे पास में, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आ गई बात समझ में? ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लें कि मैंने मान लो 2 स्पेयर लिए, दोनों को आपस में टच कर रखा है, इसको भी किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रख दिया मैंने, और इसको भी किसी इंसुलेटिंग मटेरियल पर रख दिया। ठीक है। सिमिलर कंडीशन, मैं कोई नेगेटिव चार्ज जो रोड है मैं फिर इसके पास में लेके जाता हूं, तो इधर मेरे पास में प्लस प्लस प्लस, और इसके ऊपर क्या है मेरे पास में, नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? जैसे ही अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अलग कर देता हूं, इन दोनों को क्या करूंगा, अलग कर दूंगा। अलग करते ही इसके ऊपर कैसा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव। और जैसे ही मैं इस रोड को हटाऊंगा तो पॉजिटिव वाला मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वाला मेरे पास में क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब चार्जिंग की एक दूसरी मेथड भी है जिसको अपन क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ इंडक्शन। अपन ने किसी भी ग्लास स्लैब से जैसे इसको अपन पास में लेके गए तो उसके ऊपर एक चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा भी अपन मतलब जैसे भी चार्ज की रोड लेके अपन जाएंगे उसका जस्ट ऑपोजिट चार्ज किसके ऊपर जनरेट हो जाएगा, उस मेटेलिक स्पेयर के ऊपर जनरेट हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? दैट इज मेथड ऑफ इंडक्शन। यहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए क्या है, ये कंपलसरी पार्ट। आ गई? अब देखो, एक क्वेश्चंस लगभग सीबीएसई के एग्जाम में और आरबीएसई सीबीएसई एग्जाम में बनता है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ अपन इसकी 3 ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट इसकी एडिशन ऑफ चार्जेस, सेकंड इसका अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट हो गया अपने पास में एडिशन ऑफ चार्जेस, दूसरा अपने पास में क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, और तीसरा है अपने पास में इसका प्रॉपर्टी चार्ज की हो गई, फर्स्ट एडिशन हो गया, सेकंड क्या हो गया, क्वांटाइजेशन हो गया, और थर्ड क्या होगा इसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखो, इन तीनों प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले अपने को इन तीनों वर्ड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट एडिशन के बारे में, सेकंड क्वांटाइजेशन के बारे में, और थर्ड कंजर्वेशन के बारे में। 11th क्लास में आपने मोस्ट ऑफ चीजें पढ़ी हैं, शायद हो सकता है आपने क्वांटाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा हो। एडिशन तो अपने 11th क्लास में पढ़ा था कि एडिशन 2 टाइप का है। फर्स्ट स्केलरली एडिशन जिसको अपन क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एडिशन, और दूसरा क्या है, वेक्टरली एडिशन जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर सम बोलते हैं। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, देन इट विल बी एड एज एल्जेब्रिक एडिशन। कैसे ऐड होंगे ये, एल्जेब्रिक एडिशन की तरह। मान लो कि ये अपने पास में कोई भी स्पेयर ले लिया या कोई भी फील्ड ले लिया, जहां पे अपने पास में, यहां मान लेता हूं मैं, मेरे पास में 3 माइक्रोकुलाम, यहां मैंने मान लिया 4 माइक्रोकुलाम, ये भी प्लस का है, यहां मान लिया मैंने माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, यहां मान लिया मैंने माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, यहां मान लिया मैंने माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, यहां मान लिया मैंने 1 माइक्रोकुलाम। तो इट मींस चार्जेस का एडिशन अपने पास में क्या होगा, टोटल ऐड कर दो इसको। तो इसका एडिशन कैसे करेंगे अपन, 3 माइक्रोकुलाम प्लस 4 माइक्रोकुलाम माइनस 2 माइक्रोकुलाम माइनस 2 माइक्रोकुलाम माइनस 1 माइक्रोकुलाम, टोटल कितना हो गया, 7 माइनस 2, एक और है माइनस 2 माइक्रोकुलाम।
तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में 0। इट मींस इलेक्ट्रिकली कैसा है ये न्यूट्रल, लेकिन चार्जेस अलग अलग जगह पे कितना मतलब जनरेट हुआ +3 +4 -2 -2 -1 माइक्रोकूलम। इट मींस चार्जेस का एडिशन जो होगा वो कैसा होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। अपन डायरेक्टली जोड़ सकते हैं चार्जेस, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती तो वेक्टर सम होगा भी नहीं। आ गई मेरी बात समझ में। सेकंड क्या है, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन, द वर्ड क्वांटा, ये थोड़ा सा इतना सा समझने लायक। क्वांटा मतलब मैं कहूं कि एक फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट। एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, जैसे कि किसी क्लास में स्टूडेंट बैठे हों 20 स्टूडेंट, मुझे किसी एक बच्चे को बुलाना हो, तो मैं क्या कहूंगा कि 1 आओ, 2 आओ, 3 आओ, 4 आओ। ऐसे थोड़ा ना कहूंगा कि 3/4 स्टूडेंट्स बाहर आ जाओ या 5/2 स्टूडेंट्स बाहर आ जाओ। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग बनी है, उस पर मान लेते हैं 50 फ्लोर है, तो अपन ये थोड़ा ना कहेंगे कि ये इसका हाफ फ्लोर हो गया, ये इसका 1/4 फ्लोर है, ये इसका 7/2 फ्लोर है। ये कहेंगे ना 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर। तो चार्ज का भी अपन ने एक फिक्स अमाउंट मान लिया कि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आ गई बात समझ में। किसी भी एटम में या किसी भी पार्टिकल में हमेशा चार्ज इसके मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा। मल्टीपल, इसकी मल्टीपल इंटीजर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर। आ गई मेरी बात समझ में। तो ये जो स्मॉल अमाउंट है ये अपना एक फिक्स अमाउंट हो गया, ठीक है। इस फिक्स अमाउंट को अपन बोलेंगे क्वांटा ऑफ चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में। तो हमेशा चार्ज किस फॉर्म में मिलेगा अपने को, क्वांटाइजेशन फॉर्म में मिलेगा। हालांकि एक क्वार्क मॉडल है जिसको अपन अभी वैलिड नहीं मानते हैं यूनिवर्स के अंदर, लेकिन यहां तक अपन क्या पढ़ेंगे, चार्ज अपने को किस में मिलेगा, एक क्वांटा के फॉर्म में मिलेगा और हमेशा इसके पॉजिटिव या नेगेटिव मल्टीपल इंटीजर में मिलेगा। आ गई बात समझ में। दैट इज क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है मेरे पास में, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है मेरे पास में, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। तो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी का क्या मीन हो गया मेरे पास में, जैसे मैंने मान लिया सोडियम क्लोराइड, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा सोडियम क्लोराइड। इट मींस ये दो एलिमेंट्स में टूटेगा, एक सोडियम में और एक क्लोराइड में। इस पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे ही ऐड होगा अपने पास में क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सोडियम क्लोराइड। वी कैन नॉट क्रिएट द चार्ज, अपन चार्ज को बना नहीं रहे, मासिव पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। आ गई बात समझ में। ना अपन उस चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। या किसी बॉडी को मतलब वहां से चार्ज को क्या कर सकते हैं अपन, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। आ गई। तो कंजर्वेशन का मतलब वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय और वी कैन नॉट, नाइदर वी कैन नॉट क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आ गई मेरी बात समझ। दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी है, जहां से कभी कभी एक या दो नंबर के क्वेश्चन मतलब तुम्हारे सीबीएसई में आरबीएसई में बन जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिशन प्रॉपर्टी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए इसका एडिशन कैसा होता है, एल्जेब्रिक होता है। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कि चार्ज का एक फिक्स क्वांटा होता है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और हमेशा एक मल्टीपल इंटीजर इंटीजर हमेशा मल्टीपल इंटीजर मिलेगा इसका, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि अपन चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं अपन, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, एक मैं बोल रहा हूं कि 1 कूलम,
और एक मैंने क्या बोला, 1 यूनिट क्वांटा। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बड़ा है या एक कूलाम बड़ा है? एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बड़ा है या एक कूलाम बड़ा है? तो अपन क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी से क्या कहा आपने कि एक क्वांटा होगा जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, ई नाम दे दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इट मींस चार्ज हमेशा, चार्ज को किससे बताया मैंने, क्यू से। क्यू को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, चार्ज को किससे डिनोट कर रहा हूं, क्यू से। ई क्या है मेरे पास में, यूनिट क्वांटा। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई, प्लस और माइनस। ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में। तो यहां से अपन क्या कहें कि इफ क्यू इक्वल टू 1 कूलम, क्यू इक्वल टू 1 कूलम और एक यूनिट क्वांटा हो, तो यहां से अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू 1 कूलम, ई की वैल्यू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, देखो नीचे वैल्यू माइनस में ज्यादा आएंगे। इसका मतलब एक कूलाम में लगभग 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या अपन कहें कि इलेक्ट्रिक क्वांटाज आएंगे। आ गई मेरी बात समझ में। देन क्वांटा इज ए स्मॉल क्वांटिटी देन कूलाम। एक कूलाम चार्ज तक पहुंचने के लिए अपने को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 10 टू पावर 18 तक। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के इंटरेक्शन के बारे में। चार्जेस के इंटरेक्शंस के बारे में कि कोई चार्ज Q1 और कोई चार्ज Q2, इनकी इंटरेक्शंस कैसे होंगे। इनकी इंटरेक्शन पढ़ने के लिए अपने पास में क्या क्या जरूरी है, इनके बीच में इंटरेक्शन के बीच में, इसके लिए अपने को फोर्स पता करना पड़ेगा। एक दूसरे को टच नहीं करते, इसका मतलब कोई ना कोई फील्ड जनरेट कर रहा है, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा। फिर कुछ लॉज आएंगे, फिर इसका पोटेंशियल निकालेंगे। ऐसे करके अपने को लगभग अपने को 10 क्लासेस लग जाएंगे। देखो टाइम बहुत कम है, एग्जाम मार्च अप्रैल तक ही होने। हो सकता है सिलेबस थोड़ा मिनिमाइज कर दें, लेकिन जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तो सिलेबस मिनिमाइज करने का कोई मतलब नहीं। तो अपन रेगुलर 1 आवर की क्लास लेंगे और कोशिश यही करेंगे कि मोस्ट ऑफ सिलेबस अपना दिसंबर या जनवरी से पहले पहले कंप्लीट हो जाए ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो सभी लोग डेली वीडियोस देखें और उन वीडियोस को बैठ के पढ़ें। ऐसा नहीं है, देखो स्कूल की बहुत सारी फैकल्टीज ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रही हैं, इसलिए हमने भी थोड़ा सा सोचा है कि भाई नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसका मतलब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चलो बहुत स्लो स्टार्ट है। इसके बाद में आपके पास में बड़े बड़े टॉपिक्स भी आएंगे जिनको आपको समझना भी होगा, याद भी रखना होगा। ठीक है, कि शुरू के 5 चैप्टर तक तुम समझ के काम निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हें बड़ी बड़ी चीजें, उनकी डेफिनेशंस, उनके मतलब उनकी पूरी थ्योरी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, उनके डेरिवेशंस तुम्हें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो डेली के वीडियो डेली अपडेट से देखें और चैनल को लाइक, अगर नहीं पसंद आया तुम्हें मेरा पढ़ाना तो डिसलाइक, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।